कुछ आवाज़ आई? ये क्या थी? ये साउंड आखिर बना कैसे? हमें सुनाई कैसे दिया? और ये हम तक पहुंच कैसे गया? तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम सुन सकते हैं। अब हमने कई फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी हैं। पिछले ही चैप्टर में हम पढ़ के आए वर्क एनर्जी, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो हमने एनर्जी में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। अब कैसे, थोड़ा देखते हैं। जैसे मैंने क्लैप किया तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरी मस्कुलर एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कैसे? जब मैंने क्लैप किया तो मैंने सबसे पहले तो दोनों हाथ मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करके मैंने दोनों हाथ को मूव किया तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर दोनों हाथ एक साथ टकराए और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ इसी को हम साउंड कहते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करके मेरे कानों तक पहुंचा। एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल किया, मतलब एयर ने एज अ मीडियम वर्क किया। तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। वो मीडियम यहाँ पर एयर है। जनरली एयर होता है पर कुछ भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एयर। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब मैंने आपको बताया कि साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन आखिर है क्या? जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको जोर से स्ट्राइक किया तो क्या होगा? इसके जो प्रोंग्स हैं, ये जो प्रोंग्स हैं, इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ये इधर उधर ऐसे 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 होने लगेंगे और इसके कारण जब हम ट्यूनिंग फॉर्क अपने कान के पास लाएंगे तो हमें एक साउंड सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इस वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो हमें सुनाई देगा। अब अगर इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के पास हम एक सस्पेंडेड बॉल लेकर आए तो क्या होगा? वो बॉल इसके वाइब्रेशन के कारण इससे दूर जाएगी। मतलब इसके वाइब्रेशन जो होते हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं। वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन बॉल में ट्रांसफर होंगे और बॉल यहाँ से यहाँ चली जाएगी। और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, हमने उसको स्ट्राइक करके रखा है और उसको, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हम ऊपर लेकर आए तो क्या होगा? वाटर में ऐसी वेव्स बनने लगेंगी। दिस काइंड ऑफ वेव्स स्टार्टेड। कैसे होंगी? कि वाटर के पार्टिकल्स में वो वाइब्रेशन जाएगा। ऐसे ही अगर इस टाइप से डिप किया तो क्या होगा? इस टाइप की वेव्स बनेंगी। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है? ये साउंड आगे कैसे बढ़ता है, मीडियम में ट्रैवल कैसे करता है? मैंने आपको बताया साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, और ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। अच्छा, साउंड वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है तो ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है ना। ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब साउंड का हम प्रोपोगेशन देखें तो क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके अराउंड जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उस वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है।
जैसे ये एक ये एक रो है, यहाँ पे और भी बच्चे हैं। ये एक रो है और पीछे वाले ने आगे वाले को धक्का मारा और वो फिर सीधा खड़ा हो गया। अब इस धक्के के कारण ये आगे वाला इसको धक्का लग जाएगा इसके आगे वाले को, जब तक ये पहले वाले तक ना पहुंच जाए। तो ऐसे ही कुछ साउंड ट्रेवल करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके अराउंड जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसी तरह वाइब्रेट करने लगते हैं और वो अपनी पोजीशन से खिसकते हैं, आगे वाले पार्टिकल के पास जाएगा, वो खिसकेगा, आगे वाले पार्टिकल के पास जाएगा। ऐसे ही होता जाता है जब तक वो अपने कान तक ना पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल है ये खुद उठ के यहाँ तक नहीं गया है, बल्कि ये जो डिस्टरबेंस है इसने जो इसको धक्का लगाया था, फिर ये इसने दो धक्का लगाया, फिर इसने धक्का लगाया, तो ये धक्का लगाना, ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसफर हुआ है। तो क्या डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करता है, ना कि पार्टिकल खुद। ये जो डिस्टरबेंस इस प्रकार से मीडियम में ट्रेवल करता है इसी को हम बोलते हैं वेव। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है जो मीडियम में ट्रेवल करता है, इसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने देखा। अलग अलग प्रकार की वेव होती हैं। अगर मीडियम के अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार की वेव होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे अभी हमने साउंड के केस में देखा, तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा, अगर साउंड हम वैक्यूम में प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो साउंड ट्रेवल कैसे करेगा? साउंड को मीडियम चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में तो कोई एयर ही नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। वहीं ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स ही वाइब्रेट करती हैं और ट्रैवल करती हैं। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है ट्रैवल करने के लिए। और अगर हम पार्टिकल्स के मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि हमारी साउंड वेव है। ट्रांसवर्स वेव्स लाइट वेव जैसी होती हैं। क्या होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि साउंड वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? जब पार्टिकल जो है परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव ऑक्सीलेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। कैसे, थोड़ा समझते हैं। अगर आप दो फ्रेंड्स हो, कोई भी दो फ्रेंड्स हैं, एक साइड से आपने रस्सी को पकड़ रखा है और एक साइड से आपके फ्रेंड ने रस्सी को पकड़ रखा है, और आप फिर अपना हाथ ऐसे झटकाते हो, तो क्या होगा? कुछ इस प्रकार की वेव बनेगी। इसी को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ये वेव देखो, ये वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, बट पार्टिकल्स कैसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं? ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं? क्रस्ट और थ्रो होती है। ये जो हाई पॉइंट रहता है वेव का, सबसे ऊपर जो पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रो। इसके एग्जाम्पल हैं, लाइट वेव्स जो है वो एक ट्रांसफर वेव का एग्जाम्पल है।
अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिसमें पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। जैसे साउंड के केस में पार्टिकल और साउंड वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। पार्टिकल भी आगे की साइड ट्रेवल कर रहा है और डिस्टर्बेंस भी आगे की साइड ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो साउंड वेव एक किस प्रकार की वेव हो जाएगी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ये क्या है, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने वाइब्रेट किया था, जब हमने स्ट्राइक किया था, इसके प्रोंग्स जब वाइब्रेट हुए थे, इधर देखिए, जब इसके प्रोंग्स आगे की साइड जाएंगे तो एयर वहाँ की कंप्रेस होगी और पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। ये जो हाई प्रेशर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जब इसके प्रोंग्स अंदर की साइड जाएंगे वाइब्रेट करते टाइम, तो एयर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो ये जो लो प्रेशर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। तो एक वेव एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन की बनी हुई होती है। तो ये क्या है, कंप्रेशन। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इसको मिलके एक वेव बनती है। कंप्रेशन क्या है, एक हाई प्रेशर रीजन है। रेयरफेक्शन क्या है, एक लो प्रेशर रीजन। थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है और फिर एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। साउंड को एक मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए। अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और कोई गैस भी हो सकती है, बट जनरली एयर होती है। अब साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। अब साउंड वेव एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के वाइब्रेशन के पैरेलल होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल वेव के वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अब अगर हम साउंड वेव को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। साउंड वेव क्या है, साउंड वेव में होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन क्या है, वो रीजन जहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है वाइब्रेशन के कारण, ये कंप्रेशन। और रेयरफेक्शन मतलब वो रीजन जहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है जब साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो अगर हम ग्राफिकली साउंड वेव को रिप्रेजेंट करें तो हम डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रही है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, प्रेशर, तो हम उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम साउंड वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें प्रेशर को वाई एक्सिस में लेते हुए, तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर है वो एक एवरेज प्रेशर के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये एवरेज डेंसिटी या एवरेज प्रेशर क्या है, ये है वो प्रेशर जब एयर में कोई साउंड वेव नहीं थी मौजूद, तब जो एयर का प्रेशर था वो है ये एवरेज प्रेशर। तो साउंड इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, साउंड वेव इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। जब कंप्रेशर की कंडीशन होगी, मतलब प्रेशर ज़्यादा, ये जो मैक्सिमम फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और जब रेयरफेक्शन की कंडीशन होगी तो ये जो मिनिमम फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं थ्रो। अब साउंड वेव को हमने ग्राफिकल फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। अब हम साउंड वेव्स की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो देखते हैं।
सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो देखेंगे वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कंजिक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर हम कह सकते हैं कि एक वेव को एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही है वेवलेंथ। ऑक्सीलेशन क्या होता है, मेरा क्या मतलब है कंप्लीट ऑक्सीलेशन से? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन मतलब एक कंप्रेशन या एक रेयरफेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटर वंस यहाँ से सेंटर ऑफ कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर से के बीच में ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ओके, तो एक ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है कि वेव पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक ट्रेवल करे, या फिर एक रेयरफेक्शन से पूरे एक रेयरफेक्शन तक, या फिर वेव अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये पूरा एक ऑक्सीलेशन हो जाए। ओके, तो अब हम समझ चुके हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर एक लैम्डा उससे। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ डिस्टेंस ही है तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वेवलेंथ की भी एसआई यूनिट होगी मीटर। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक साउंड देखिए जो कि है फ्रीक्वेंसी, वो देख लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो एक सेकंड में हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसको एक प्रकार से और देख सकते हैं हम, एक पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है वो एक सेकंड में उसके कितनी वेव्स पास हो जाएंगी उसके थ्रू, वो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। अब हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है? हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को जैसे इंटरप्रेट करता है उसको हम बोलते हैं पिच। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे ये दो वेव आपको दिख रही है, अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें सेम टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस जो ट्रेवल हो रहे हैं वो कम है, और इसमें उतने ही टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो ट्रेवल हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। जिस मतलब फ्रिक्वेंसी कम है मतलब लो पिच का साउंड है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है मतलब हाई पिच का साउंड है। ओके, मान लीजिए ये टाइम 1 सेकंड का है, ये टाइम 1 सेकंड का है। अब इसमें कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं? 1 और 2। तो इस अराउंड यहाँ तक ले लेते हैं, ये टाइम 1 सेकंड का है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 2 हर्ट्ज। यहीं इधर पे कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 7 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर वेव्स को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम होगी, उस टाइम में कम वेव्स ट्रेवल कर पाएंगी। अगर वेव्स जल्दी जल्दी ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में वेव को कितना टाइम लगा, वो है उसका टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में वेव को जितना टाइम लगा वो है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? टाइम ही है ये बेसिकली, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड। अब ये मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, 1 सेकंड कर दें, तो उतनी देर में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, या फिर कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 सेकंड में,
उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया ये टाइम है 1 सेकेंड। ओके, ये टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम है 1 सेकेंड। तो एक वेव को ट्रेवल करने में यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 0.5 सेकेंड। और यहाँ पर कितना लगेगा? 7 वेव्स को 1 सेकेंड लग रहे हैं, तो 1 वेव को कितना लगेगा? 1/7 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो टाइम डिक्रीज हो गया। टाइम मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है। एक वेव को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। ओके, हम फिर अब एक और कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव की देखते हैं, जो कि है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन वैल्यू से, मतलब ये एवरेज डेंसिटी से कितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ी या कितनी ज़्यादा कम हुई, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एवरेज डेंसिटी से कितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ी, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी साउंड की लाउडनेस, हमको वो कितना लाउड सुनाई दे रहा है या कितना सॉफ्ट साउंड है, ये उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितनी तेज वाइब्रेशन होगी, मतलब जितनी तेज, अगर हम जितने ज़्यादा फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेंगे, ऑब्जेक्ट जितने ज़्यादा फोर्स से वाइब्रेट हो रहा होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा और उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी वेव का एम्पलीट्यूड, किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या दर्शाता है? उसकी लाउडनेस को दर्शाता है। जितना लाउड साउंड होगा उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, जितना सॉफ्ट साउंड होगा उतना कम उसका एम्पलीट्यूड होगा। अब डिस्टेंस के साथ साथ जो है एम्पलीट्यूड साउंड वेव का कम होता जाता है, इसलिए उसकी लाउडनेस भी कम होती जाती है। क्या होता है, ये वेव हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ जाके कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे वेव छोटी होती जाएगी, छोटी होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो हम साउंड की सोर्स से कितना दूर है, उतनी ही हमको कम आवाज़ आएगी, कम एम्पलीट्यूड की आवाज़ क्योंकि हम तक पहुँचेगी, कम एम्पलीट्यूड की साउंड वेव हम तक पहुँचेगी। तो अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो कैसी है? लाउड वेव है। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो है सॉफ्ट वेव है, एक सॉफ्ट साउंड है। ओके, अब हम देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है साउंड की? अगर सेम पिच का साउंड है और सेम ही उसकी लाउडनेस है, मतलब साउंड की फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, हम साउंड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये प्रॉपर्टी जो है साउंड की, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? जिससे हम दो अलग अलग साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, जिनकी पिच और लाउडनेस सेम है। अब ये क्वालिटी साउंड की जो है वो उसके वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, किस प्रकार की वेव है उस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे वेव की पिच और फ्रिक्वेंसी सेम हो सकती है, बट उसके बाद भी वेव की क्वालिटी डिफर करेगी। अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव है, सिंगल फ्रिक्वेंसी का साउंड है, तो उसको हम बोलते हैं टोन। और अगर उसमें मिक्सचर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं तो उसको हम बोलते हैं नोट। तो हमने क्या क्या देखा कि जो साउंड की पिच है वो काय पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे। लाउडनेस काय पे डिपेंड करेगी? एम्पलीट्यूड पे। और साउंड की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? उसके वेव फॉर्म पे। ओके, हम एक और कैरेक्टरिस्टिक साउंड की जो कि है स्पीड, वो देख लेते हैं। अब स्पीड क्या होती है साउंड की? स्पीड हमको पता है क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, व्हाट हैपेंड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? अगर हम एक ऑक्सीलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में साउंड वेव जितना डिस्टेंस चलती है वो क्या होता है? उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? वेवलेंथ। और वही एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या है? टाइम पीरियड।
तो स्पीड क्या हो गई साउंड की, लैम्डा बाई टी, या फिर हम इसको v इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू भी लिख सकते हैं। म्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, 1/t फ्रिक्वेंसी होती है, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा यू न्यू। तो साउंड की स्पीड कितनी हो गई, लैम्डा न्यू। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें तो स्पीड साउंड की मटेरियल पे डिपेंड करती है, और सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम, और गैस में उससे कम। और अगर हम सेम मटेरियल में बात करें और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम साउंड की एक और प्रॉपर्टी जो कि है इंटेंसिटी, वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, कितनी साउंड एनर्जी एक यूनिट एरिया में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से निकलती है 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे ये कोई साउंड का सोर्स है, इससे साउंड निकल रहा है, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें से कितनी साउंड एनर्जी पास करेगी 1 सेकेंड में, वही होती है साउंड की इंटेंसिटी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 2 किलोहर्ट्ज। तो इसको ऐसा यूनिट में हम चेंज कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ दी है 35 सेंटीमीटर, लैम्डा दिया है 35 सेंटीमीटर, मतलब 0.35 मीटर। और हमसे पूछा है क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, टाइम पूछा है बेसिकली हमसे। 1.5 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस क्या है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 1500 मीटर। तो कैसे कर सकते हैं, लैम्डा दिया है, म्यू दिया है, इससे हम स्पीड निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू 0.35 इंटू 2000, मतलब कितनी आ जाएगी 700 मीटर। अभी स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकल आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 1500/700, तो टाइम आ जाएगा 2.14 सेकेंड। हो गया ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ निकालनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है 220 हर्ट्ज, म्यू दिया है 220 हर्ट्ज, और स्पीड दी है 440 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, स्पीड क्या होती है, लैम्डा न्यू, तो न्यू हमको पता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगा 440 अपॉन 220, 2 मीटर आ जाएगा, तो लैम्डा क्या आ गया 2 मीटर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है हमको 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, डिस्टेंस दिया है 450 मीटर, 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, टाइम पूछा है हमसे, बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्या, अ पर्सन इज लिसनिंग 500 हर्ट्ज, डिस्टेंस दिया है 450 मीटर, टाइम इंटरवल पूछा है। ओके, तो हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी से हम टाइम इंटरवल निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो हमको फ्रीक्वेंसी पता है 500, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 1/500 सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स, 0.002 सेकेंड्स। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक जो कि है सोनिक बूम। कई स्कूल्स में, अब ये सिलेबस में नहीं है, पर कई स्कूल में अभी भी पढ़ाया जाता है।
तो हम देख लेते हैं सोनिक बूम क्या होता है। अच्छा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से फास्ट ट्रेवल कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? सुपरसोनिक स्पीड से। और अगर वो साउंड की स्पीड से कम ट्रेवल कर रहा हो, कम साउंड की स्पीड से कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबसोनिक स्पीड। क्या बोलेंगे? सबसोनिक स्पीड। तो कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट अगर सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो एयर में एक शॉक वेव प्रोड्यूस करता है और इस शॉक वेव से बहुत तेज एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। ये साउंड इतना तेज होता है कि इससे घर की खिड़की दरवाजे भी टूट जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब भी साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और कोई दूसरे मीडियम की बाउंड्री आ जाए, सामने कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो साउंड क्या करेगा? जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है और सामने कोई दीवार आ जाए तो उस दीवार के थ्रू साउंड जो है रिफ्लेक्ट करेगा और वो उन्हीं लॉस को फॉलो करेगा जो लाइट फॉलो करती है। वो लॉस क्या थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इसको दिखाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है। अगर हम दो पाइप्स लेते हैं और उनको टेबल पे कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं और एक पाइप के इधर एक अलार्म क्लॉक रख देते हैं और इधर से हम उसको सुनने की कोशिश करें। इस पाइप को हम ऐसा घुमाएं कि हमको साउंड जो है वो प्रॉपरली सुनाई दे। तो हम देखेंगे कि ये जो नॉर्मल है, यहाँ से जो अपन ने परपेंडिकुलर बनाया, ये जो यहाँ से अलार्म क्लॉक की वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करी, वॉल से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट कर गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करी तो हम देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से। दूसरा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नहीं, इधर इंसिडेंट वेव बोलना चाहिए, साउंड वेव की बात कर रहे हैं हम। तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टिव वेव और नॉर्मल रे जो है ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। एक ही प्लेन क्या है? ये टेबल, ये टेबल एक प्लेन है, तीनों एक ही प्लेन पर हैं। ओके। और अगर हम इस पाइप को थोड़ा सा भी हिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं इस पाइप को, तो क्या होगा? इसके थ्रू हमको साउंड सुनाई सुनाई नहीं देगा। क्यों? ऊपर ले गए तो क्या हुआ? उसका प्लेन बदल गया, प्लेन बदल गया तो साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टिव वेव और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करती है। ओके। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सामने आता है कि साउंड आखिर रिफ्लेक्ट ही क्यों करता है? जब साउंड सभी मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, गैस के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, तो साउंड रिफ्लेक्ट क्यों करता है? उसको सॉलिड में से भी ट्रेवल कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट कर क्यों रहा है? इसका एक छोटा सा कारण मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन के थ्रू, और वो ही वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, और साउंड वेव एक्चुअली है क्या? वो वाइब्रेशन ट्रैवल कर रहा है। वाइब्रेशन का ट्रैवल करना यही साउंड वेव है। मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं जिसके थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे दूसरे मीडियम में पहुंचेगा तो बाउंड्री पे क्या होगा? दूसरे मीडियम के पार्टिकल्स भी ट्रेवल करेंगे पर वो सेम टाइप से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो कुछ पीछे रिफ्लेक्शन आएगा, उस वजह से साउंड रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ट्रांसमिट तो होता ही है, आगे तो बढ़ता ही है, पर क्योंकि ये जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन था, पार्टिकल्स सेम नहीं है, पार्टिकल्स की डेंसिटी अलग है, इलास्टिसिटी अलग है, तो इस कारण ये जो वाइब्रेशन है वो सेम एम्पलीट्यूड का नहीं हो पाता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ने वाली वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, तो बाकी जो एम्पलीट्यूड बचा की वेव बची वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण
हमें इको सुनाई देती है। इको क्या होता है? जब कोई साउंड हमें दोबारा से सुनाई देता है, 0.1 सेकंड के बाद ही इको प्रोड्यूस होता है। हमने कुछ बोला और वो थोड़ी देर बाद हमको दोबारा सेम साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इको हो रहा है। अब हमारा जो ब्रेन है, 0.1 सेकंड का डिफरेंस के बाद अगर साउंड आएगा तो ही हम उसको एक अलग साउंड की तरह रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसलिए दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए ई को सुनने के लिए। ओके, अब दो साउंड के बीच में 1.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब साउंड की स्पीड जो है, अगर हम नॉर्मली देखें, साउंड की स्पीड देखें हम, स्पीड ऑफ साउंड, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर्स पे बात करें, मतलब मैं बात कर रही हूँ 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। अब इको हमको कब सुनाई देगी? ये सोर्स है साउंड का, मतलब हमने यहाँ से आवाज़ लगाई, यहाँ आवाज़ टकराई और फिर वो रिफ्लेक्ट हुई और हमको सुनाई दी। तो मतलब ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस 2d मान लेते हैं, जो साउंड का सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच का डिस्टेंस है d। और टाइम कितना होना चाहिए? आवाज़ हमको दोबारा सुनने मिले उसमें टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए दो साउंड्स के बीच में, तब हमको इको सुनाई देगी। अब साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिर अपने कानों तक, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? 2d। 2d डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? d और d 2d। साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2d। कितना हो गया? स्पीड कितनी है? 344 और टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई? 34.4। तो डी अपना कितना हो गया? 17.2 मीटर। डी क्या था? साउंड का सोर्स, मतलब हमने जहाँ से चिल्लाया था, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डी। तो डी कितना हो गया? 17.2 मीटर। तो ई को सुनने के लिए साउंड का सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं ना, हम रूम में बोल रहे हैं कुछ भी और आवाज़ गूंज रही है, तो उसको हम बोल देते हैं इको सुनाई दे रही है। वो एक्चुअली इको नहीं होता है, वो क्या होता है? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? एक मिनट, रिवर्बरेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बतानी थी। ओके, हमको जो इको सुनाई देती है, मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट होके हमारे पास दोबारा आता है, पहुंचता है, वो सॉफ्ट साउंड होता है बड़ा ही। ऐसा क्यों होता है? पहला तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड वेव का कम होता जाता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की क्लास की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो सॉफ्ट साउंड होने का पहला कारण तो सीधा सा ये है कि डिस्टेंस बढ़ गया तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। और दूसरा कारण ये है कि कुछ वेव जो है वो ट्रांसमिट भी हो गई, है ना। ट्रांसमिट मतलब क्या? वो दूसरे मीडियम में चली गई, वहां पर भी एम्पलीट्यूड हमारा कम हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से भी हमारा एम्पलीट्यूड कम हो गया। और कुछ एनर्जी लॉस भी हो गई, साउंड एनर्जी। कैसे? वो मीडियम से गुजरी तो हीट लॉस भी हो गई, हीट जनरेट हुई, एब्जॉर्ब हो गई कुछ एनर्जी कह सकते हैं। तो इसलिए इको जो हमको सुनाई देती है वो सॉफ्ट साउंड होता है। ओके, अब हम देखते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। मैंने आपसे बोला ना, आवाज गूंजना, मतलब गूंजना क्या मतलब? आवाज परसिस्ट कर रही है, मतलब लंबी चल रही है, हमको लंबा सुनाई देता है। जैसे मैंने बोला इको, तो ऐसा सुनाई देगा इको, इस टाइप से आवाज खिंचती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। होता किस वजह से? रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से। साउंड जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट करता है, और मैंने आपको बताया कि इको सुनने के लिए, डिस्टिंक्ट साउंड सुनने के लिए, अलग से साउंड सुनने के लिए
साउंड वेव्स के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अब इधर पर 0.1 सेकेंड का गैप नहीं होता तो हमको वही जो वेव है उनका इंटरफेरेंस हो जाता है, हमको लंबा साउंड, खिंचता हुआ साउंड सुनाई देता है। इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, साउंड डल हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या बोल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या चल रहा है। तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम किसी भी जगह, ऑडिटोरियम में, कहीं भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं अकॉस्टिक मटेरियल्स। क्या बोलते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, या फिर उनको अकॉस्टिक मटेरियल्स भी कहा जाता है। रूफ पर, वॉल्स पर हम अकॉस्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। इनमें या तो पोर्स होते हैं, तो पोर्स के थ्रू वेव ट्रेवल कर जाती है और वहाँ ट्रैप हो जाती है, और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता ही है तो वेव डिमिनिश हो जाती है ऐसे। दूसरा क्या करते हैं हम रिवर्बरेशन को कम करने के लिए, कर्टेन्स वगैरह, डोर्स विंडोज पे कर्टेन्स लगाना, कारपेट्स बिछाना, और जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ पर सीट्स जो हैं वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की बनाई जाती हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल, अ person clapped his hands near a cliff and hear the echo after 5 सेकेंड। इको कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, 5 सेकेंड बाद। टाइम क्या है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में गिवन लिख लेना ठीक रहता है। ओके, टाइम क्या है, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। डिस्टेंस पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है हमको 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड v लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 346 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, ये स्पीड साउंड की है और ये टाइम साउंड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में, फिर वहाँ से टकरा के वापस आने में। अगर हम मान लें साउंड के सोर्स से, मतलब जहाँ हमने क्लैप किए थे हैंड, वहाँ से और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो साउंड वेव ने ट्रेवल किया वो कितना हो जाएगा, 2d। तो 2d इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 346 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, 2d इज इक्वल्स टू 346 इंटू 5 कितना हो गया, 1730 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गया अपना, 1730/2, मतलब 865 मीटर। तो आंसर हो गया हमारा, डिस्टेंस कितना हो गया, 865 मीटर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है ई को रिटर्न इन 3 सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 3 है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमसे पूछा है फिर से। गिवन दैट स्पीड दी है 342 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पूछा है। अब हम मान लेते हैं सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस है d, तो टोटल डिस्टेंस जो साउंड वेव ने ट्रेवल किया वो क्या हो जाएगा, 2d। तो 2d क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 342 इंटू 3, 342 इंटू 3 कितना आ गया, 1026। ओके, तो 2d हो गया 1026 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया अपना, 1026/2, मतलब 513 मीटर। आ गया आंसर। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा हमने, इको पढ़ा, रिवर्बरेशन पढ़ा। रिवर्बरेशन बेसिकली क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब इसके हमने देख लिए इससे क्या क्या दिक्कत आती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ
यूजेस भी होते हैं। क्या हैं वो यूजेस? जैसे मेगाफोन्स हो गए, हॉर्न्स हो गए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि ट्रम्पेट, शहनाइज। ये इन सबको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें साउंड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैले। साउंड सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होने की जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे। कुछ इस टाइप का ऐसे कोन टाइप का शेप दे देते हैं, यहाँ से साउंड ट्रेवल करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। दूसरा, जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, देख लेना। उसके थ्रू डॉक्टर्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ये पोर्शन डॉक्टर लगाता है बॉडी पे, इससे साउंड कैप्चर होता है, इसके अंदर साउंड जाता है और फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। उससे क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और फिर वो डॉक्टर के कानों तक पहुँचता है, तो वो साउंड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज में आ जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ होता है एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए साउंड का। और फिर जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनमें भी उनकी जो सीलिंग है वो राउंड बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, जिससे सभी लोगों तक रिफ्लेक्शन के बाद प्रॉपर हर कोने तक साउंड जो है वो पहुंच सके। कई बार एक कर्व साउंड बोर्ड भी लगा दिया जाता है स्टेज के पीछे, जिससे उससे रिफ्लेक्ट होके आवाज़ पूरे में इवनली अच्छे से पहुंच सके। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। जो हम इंसान की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। 1 किलो हर्ट्ज मतलब क्या, 1000 हर्ट्ज, तो हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। छोटे जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे और जो डॉग्स होते हैं, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं, वो हमसे थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की भी आवाज़ सुन सकते हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका साउंड का रेंज भी नॉर्मल ह्यूमन रेंज तक आ जाता है, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आ जाता है। 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड है वो हम ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते, उस साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो है ये भी कई एनिमल्स सुन सकते हैं, जिस कारण उनको अर्थक्वेक का पहले पता लग जाता है। अर्थक्वेक के पहले, थोड़े से पहले एक साउंड प्रोड्यूस होता है, मेन शॉक वेव से पहले एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पर वो साउंड की रेंज इतनी नहीं होती कि ह्यूमन ईयर्स उसको सुन सकें। वो इंफ्रासोनिक रेंज का साउंड होता है, तो कई एनिमल्स उसको सुन सकते हैं, इसलिए एनिमल्स को पहले पता लग जाता है। एक पेंडुलम जो वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन का जो साउंड है वो रेंज भी इंफ्रासोनिक साउंड है। 1 सेकेंड में 20 टाइम्स से ज़्यादा तो वाइब्रेट नहीं करता है ना, उससे कम वाइब्रेट करता है। उस रेंज से 1 सेकेंड में 20 टाइम्स से जो कम वाइब्रेशन वाले साउंड है वो ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकते। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। राइनोसोरस जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड के थ्रू। वेल्स हुई, एलिफेंट्स हुए, ये जो है इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक में जब मेन शॉकवेव प्रोड्यूस होती है, जो हमको तेज साउंड सुनाई देता है और एकदम से जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं, उसके पहले एक लो फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है जो कई एनिमल्स सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे के जो साउंड है वो होगा इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड ऑडिबल रेंज में हम सुन सकते हैं। अब इस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के जो साउंड है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाले साउंड, इनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। इनके भी कई यूजेस हैं। बर्ड्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं।
फिर डॉल्फिन्स हो गई, वो अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ट्रैवल करती हैं। फिर रैट्स हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, सुन भी सकते हैं। ओके, अब हम अल्ट्रासाउंड के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ऐसे जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनको क्लीन करना मैन्युअली मुश्किल है, तो उनको अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्लीन किया जाता है। पहले एक लिक्विड डाल देते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया जाता है। उससे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड के वाइब्रेशन से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करके और वो लिक्विड में आ जाते हैं और फिर सब क्लीन हो जाता है। इसके अलावा कोई हमको इसके अलावा कोई हमको किसी मटेरियल में कोई क्रैक हो गया है, अंदर कोई छोटा क्रैक है जो बाहर से हमको नहीं दिख रहा, बट अंदर क्रैक हो गया है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या किसी भी चीज़ में, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेंगे और दूसरी तरफ डिटेक्टर लगा देंगे। तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट हो गई मतलब मटेरियल ठीक है, अगर डिटेक्ट नहीं हुई मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गई कहीं से, मतलब कहीं कुछ क्रैक है। और एप्लीकेशन क्या है, इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ होता है। कार्डियोग्राफी क्या होती है, हम जो हमारा हार्ट है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं और वापस वो रिफ्लेक्ट होती है और उसके थ्रू हम हार्ट की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम हार्ट को रीड कर सकें, रियल टाइम में उसकी इमेज देख सकें और फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है वो देख सकें। और फिर इसके अलावा सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज़ होता है। इसमें भी इंटरनल ऑर्गन्स की जो है हम वो पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसके अलावा ठीक है, आपने सुना होगा पथरी हो जाती है, मतलब किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सी की डेप्थ मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, सोनार का यूज़ किया जाता है। सोनार सिस्टम होता है जिसके थ्रू सी की डेप्थ हम देखते हैं। इसके अलावा अंडर सी जो भी वैलीज हैं, हिल्स हैं, उनका पता भी हम सोनार के थ्रू करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स भेज के हमको पता, वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं, फिर उसको स्टडी करके हमको पता चलता है कि सी की डेप्थ कितनी है, कि सी के अंदर कुछ है तो नहीं, मतलब यहाँ पर कोई हिल तो नहीं है, कोई वैली तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी सबमरीन तो नहीं पड़ी, इस टाइप से। अच्छा, अभी एक छोटा सा टॉपिक, हियरिंग एड भी आपके एनसीईआरटी में छोटे से में एक बॉक्स में मेंशन है, तो वो भी देख लेते हैं। हियरिंग एड्स कैसे काम करती हैं। अब जो पर्सन है जो सुन नहीं सकता, उसके लिए हियरिंग एड्स बनाई जाती हैं। ये कैसे काम करती हैं, माइक्रोफोन के थ्रू साउंड कलेक्ट होता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, उसका एम्पलीफिकेशन किया मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाया, फिर स्पीकर को भेज दिया साउंड। अब वो स्पीकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस साउंड वेव्स में कन्वर्ट करेगा और फिर पर्सन के कानों तक आवाज़ जाएगी। अब वो पर्सन के कानों तक जो आवाज़ गई वो हाई एम्पलीट्यूड की गई, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ था और वो हमने उस हिसाब से बढ़ाया था जितना ज़रूरी था, तो उसको प्रॉपर आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे हियरिंग एड्स वर्क करते हैं। अब ये चैप्टर यहीं खत्म हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।